नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उस अधिवेशन में आज एक बेहद दिलचस्प वाकया हुआ। दरअसल कांग्रेस के अंदर दो बैच है, 1980 का बैच और 2000 का बैच। 2000 बैच के जो नेता हैं वे चाहते थे कि CWC का चुनाव हो, लेकिन 1980 बैच के जो बुजुर्ग नेता थे वो चाहते थे कि CWC का चुनाव न हो। अंत में फैसला ये हुआ कि CWC का चुनाव नहीं होगा और CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए डेलीगेट्स चुनने का अधिकार किसे दिया गया? 80 साल के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। और ये जब सब कुछ हो रहा था तो जो 2000 बैच के नौजवान नेता थे वो राहुल गांधी की ओर देख रहे थे। राहुल गांधी खामोश थे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कृष्ण गोपाल साहब ने आज कहा कि भारत पाकिस्तान को 25 से 50 टन गेहूं भेजेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनता की हालत बेहद खराब है। आटा वहां 250 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और एक पड़ोसी होने के नाते जब हमारा एक दूसरा पड़ोसी भूखा हो तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते। हमारे हिंदू संस्कार हमें इस बात की इजाजत नहीं देते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल जब यह बयान दे रहे थे तो उसी वक्त दुनिया में कुछ और चल रहा था। आप लोगों में से कई लोगों ने EU डिसइंफो लैब का नाम तक नहीं सुना होगा। EU डिसइंफो लैब की स्थापना 2011 में हुई और इनको फंडिंग करने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैं नाम बताता हूं उसमें जॉर्ज सोरोस हैं और उनका जो फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उन्होंने 25,000 अमेरिकी डॉलर दान किया था जब इसकी शुरुआत हो रही थी। अब ये EU डिसइंफो लैब जो है उसने भारत सरकार के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। EU डिसइंफो लैब का दावा है कि 2019 से उनके अंडर कवर एजेंट्स ने बड़ी मेहनत से यह रिपोर्ट तैयार की है। 108 पन्नों की यह रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत सरकार ने दुनिया के जो बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां अपने लोगों को फिट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है। उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि 116 देशों में 150 फेक मीडिया खड़े किए हैं भारत सरकार ने। इस रिपोर्ट का, जिसका नाम इंडियन क्रॉनिकल है, उसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने मृत व्यक्तियों के नाम पर जो अपने अपने देशों में प्रभावशाली थे फेक ट्विटर प्रोफाइल बनाए हैं। यूरोपियन यूनियन के 10 बड़े संस्थाओं में अपने लोग फिट किए हैं। उन्होंने जो EU डिसइंफो लैब है उस संस्था का यह भी दावा है कि दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए भारत सरकार ने UN ह्यूमन राइट्स का, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का जो संगठन है, जो NGOs काम करते हैं, उसमें भी अपने लोगों को फिट किया है। इसके लिए पैसे खर्च किए हैं। उनकी जो लाइन है, जो क्रक्स है, मैं बता देता हूं सारांश। इन्वेस्टिगेशन इनटू मैसिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 15 साल से ये भारत सरकार इस तरह का काम कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कैसे भारतीयों को फिट किया जाए, कैसे अपना नैरेटिव सेट किया जाए। और EU डिसइंफो लैब का ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम इंडियन क्रॉनिकल्स है, इनका दावा है कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान था। अब आप सोचेंगे कि जॉर्ज सोरोस का तो काम ही है, वो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से भारत को और भारत सरकार को तो बदनाम करता ही रहा है। लेकिन ये 108 पन्नों की रिपोर्ट जिसका नाम इंडियन क्रॉनिकल है, इसमें ऐसा खास क्या है? तो खास ये है कि उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार ने ANI जो कि न्यूज एजेंसी है और दूरदर्शन के जरिए फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। और इस रिपोर्ट को EU डिसइंफो लैब का जो रिपोर्ट है दूरदर्शन और ANI के बारे में, उस रिपोर्ट को भारत की न्यूज वेबसाइट द वायर, द न्यूज क्लिक, द न्यूज लॉन्ड्री, द कारवां, इन सब ने पब्लिश की है, इस बात को छुपाते हुए
कि ये जॉर्ज सोरोस की एक फेक मीडिया, जिसको हम डिजिटल शार्पशूटर्स कहते हैं, उसका एक फेक रिपोर्ट है, उनकी एक फेक रिसर्च है। इस बात को छुपाया गया द वायर, द कारमा, द न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे वेबसाइटों में। और आपको पता है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ ये भारत की इन न्यूज़ पोर्टल की खबरों को ट्वीट करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार इंटरनेशनली किसी डर्टी गेम में शामिल है। पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका दावा है कि भारत सरकार ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इंटरनेशनली पाकिस्तान को अलग थलग करने में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत के मीडिया संस्थान जो कि द वायर हैं, द न्यूज़ लॉन्ड्री हैं, द न्यूज़ क्लिक हैं, इनको जॉर्ज सोरोस और उसकी जो EU डिसइन्फो लैब है उसकी खबर को अपने यहाँ छुपाकर पब्लिश करने की क्या जरूरत पड़ी। और वो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्ट्री अगर इस रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत सरकार को इंटरनेशनली बदनाम कर रहा है तो इसमें इनका क्या लाभ है। मैं जो 108 पन्नों की रिपोर्ट है वो भी अपने इस वीडियो के साथ आपको लगा दूंगा, आप उसे पढ़िए। कई तरह के उनके दावे हैं और उनके अंडरकवर एजेंट्स कौन थे। भारत में EU डिसइन्फो लैब्स के अंडरकवर एजेंट्स कौन हैं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया में इस सूचना क्रांति के दौर में एक इंफॉर्मेशन वार भी चल रहा है। हर देश की सरकार अपने अपने तरह से कोशिश करती है, वो चाहे लॉबिंग के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग तरह से, वो अपना नरेटिव, अपना पक्ष दुनिया को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे में भारत सरकार को यह बताना कि हम किसी डर्टी पॉलिटिक्स में शामिल हैं, और यह सिर्फ ऐसा नहीं किसी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये 2011 से दावा कर रहे हैं कि 2011 से भारत की जो सरकारें आई हैं वो डर्टी गेम में शामिल हैं, और अब उनका टूलकिट भारत में बन रहे हैं ये द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, कारवां, द न्यूज़ क्लिक जैसे वेबसाइट्स। मैंने आपको बताया कि EU डिसइन्फो लैब में जॉर्ज सोरोस का पैसा है, $25,000 उसने पहला इन्वेस्टमेंट किया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए। और भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप पढ़िए, उसकी जो वेबसाइट है मैं आपको बताता हूं, उसके वेबसाइट का जो लिंक है www.disinfo.eu। आप इसको जाके देखिए कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस तरह के लोग शामिल हैं और वो लोग कैसे कितने भारत विरोधी हैं। तो दुनिया में यूरोप से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर भारत तक एक टूलकिट गैंग जो सक्रिय है और अलग अलग माध्यमों से सक्रिय है, वो सिर्फ वर्तमान सरकार के दुश्मन नहीं है, वो भारत की दुश्मन है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार को भी टारगेट किया उन्होंने और अब वर्तमान मोदी सरकार को भी टारगेट कर रही है। ये तो हो गई राष्ट्रीय खबर। झारखंड में आज 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना, गोड्डा में आदिवासी समुदाय की एक लड़की है, पहाड़िया जनजाति की, उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया है। उस पहाड़िया जनजाति के बच्ची के जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि उस बच्ची का अपहरण किया गया है, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है और बच्ची की कभी भी हत्या हो सकती है, और इस बाबत उन्होंने थाने में भी शिकायत की है। लेकिन अब तक जिस वक्त तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, शुक्रवार रात 8 बजे तक थाने ने या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप सुनिए कि उनके परिजनों का क्या कहना है। बोरियो में बीते महीना जो घटना हुई है रेबेका पहाड़िया का, उनका उम्र भी अगर देखेंगे तो उनका भी 22-23 उम्र की लगभग था, और वो भी धर्म परिवर्तन किया था। जस्ट 12 दिन के बाद उनको 50 टुकड़ा किया। तो ठीक, हम मानते हैं कि बालिग है, लेकिन कल के टाइम में दूसरी रेबेका भी ये हो सकती है। इसीलिए हम सरकार से हम ये मांग करते हैं, इस चीज को देखते हुए रूबिका का याद आज भी नस नस में बह रहा है, तो उस चीज को देखते हुए आज पहाड़िया को न्याय मिले। ये तो थी गोड्डा की बात। अब दूसरी खबर आई है
रांची के डोरंडा से। रांची के डोरंडा में एक सिक्योरिटी गार्ड है मोहम्मद अजीमुद्दीन। उसने 6 साल की एक हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वो दुष्कर्म अंतिम नहीं था। उसने उस बच्ची को और उसके परिजनों को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो मैं नदी में काटकर फेंक दूंगा। अब डोरंडा थाने में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसके एफआईआर संख्या है 045/2023। आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं। एक और घटना हुई है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी शब्बीर नाम के एक युवक ने अपना नाम बदलकर, उसने अपना नाम समीर बताया, एक स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ अंतरंग संबंध बनाए और उसका वीडियो और तस्वीरें उसने धोखे से खींच ली। अब वो बदनाम कर रहा था उस परिवार को। परिवार ने शिकायत की। आज कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन प्रदर्शन के बाद शायद एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है। लेकिन मोहम्मद शब्बीर आज भी खुला घूम रहा है। झारखंड में पिछले 1 साल में 56 लव जिहाद के मामले आए हैं। कथित लव जिहाद मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पुलिस इन्हें लव जिहाद मानती ही नहीं। और ये 56 वैसे मामले हैं जिनकी बाकायदा रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई गई है और वो मीडिया में आया है। ऐसे न जाने कितने गुमनाम मामले होंगे। झारखंड की कानून व्यवस्था के लिए ये तथा कथित लव जिहाद ये बड़ा मसला बनता जा रहा है और ये सामाजिक मसला बनता जा रहा है कि अभी दूसरी ओर के लोग खामोश है और सबसे ज्यादा शिकार आदिवासी बच्चियां हो रही है। अगर आप हर 10 केस में को उठाएंगे तो उसमें से 8 आदिवासी बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। रूबिका पहाड़िया, मारुति मुर्मू, अंकिता, आज ये बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा, नाबालिग है। एक दिन में 3-3 घटनाएं। झारखंड के लोगों को सोचना जरूर चाहिए और सबसे ज्यादा सोचना चाहिए यहां पुलिस प्रशासन और सरकार को कि इस राज्य में हो क्या रहा है। नमस्कार।